अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इसमें धरने के बाद किसने क्या किया और क्या कुछ हुआ 26 नवंबर को, उसके ऊपर तो हमने बहुत बातें कर ली, लेकिन इस सिचुएशन से निकल के आगे के लिए रास्ता क्या है उसके ऊपर अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी नहीं है और कोई रोड मैप कहें या कोई डायरेक्शन कहें तो वो भी हमारे पास नहीं है। क्या इसी तरीके से इल्ज़ाम तराशी चलती रहेगी और फिर एक नया कोई प्रोटेस्ट सामने आएगा, या इस दौरान कोई मिल बैठ के बात करके आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब किया जा सकता है कि इस क्योटिक सिचुएशन से पाकिस्तान को निकालना कैसे है और आगे जो तरक्की का सफ़र है उसकी तरफ और ये जो डेमोक्रेसी का रास्ता है उसकी तरफ हमने पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने पीका लॉ के हवाले से तज़किरा किया था कि एक रिगरस किस्म का, सख्त किस्म का कानून सामने लाया जा रहा है ताकि सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर होने वाली जो पोस्ट हैं या फेक न्यूज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। अगर मकसद सिर्फ ये हो कि फ़ेक न्यूज़ को कंट्रोल करना है तो उसके तरीक़ाकार के ऊपर तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल के एक ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर काम कर सकती है, लेकिन अगर मकसद ये हो कि अपने से मुखालिफ जो तनकीदी नुक्ता नज़र से जो चीज़ भी पोस्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है तो फिर डंडा मारने के लिए काफ़ी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, जिसको चाहे उठाएं और उसको डंडा मार के पकड़ के बंद कर दें कि इसने इस कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो दोनों इशूज़ को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात में इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीएम मोहम्मद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वी होप कि बैरिस्टर वकील मलिक हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। मुस्तफ़ा साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। जो करंट सिचुएशन है, क्या हमें ये एक मौका नहीं देती कि जो बेवकूफ़ियाँ हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं कम से कम उससे निकल जाएं, कुछ सीख लें? ये 26 नवंबर का वाक़या भी तो एक सिग्निफिकेंट है, उससे भी सीख के आइंदा के लिए रास्ता ही दुरुस्त कर लें। सबक तो हम कोई नहीं सीख रहे मलिक साहब। जो बहरान मेरे ख्याल में जिसकी इब्तदा 2014 से शुरू होती है वो अभी तक मज़ीद गहरा होता जा रहा है। किसी एक जगह भी हमने कोई ऐसा वो ग्लिम्स नहीं देखा कि जिससे हम कह सकें कि जो हुक्मरान तबका है वो मामलात को ठीक करना चाहता है। 26 नवंबर ने तो मामलात को और गंभीर बना दिया है। अब जब इतना बैड ब्लड भी आ जाए तो उसके बाद चीज़ों को वापस मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दुनिया में हमने देखा है कि बहुत जगहों पर ये मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पर सियासतदान नहीं रहे और फिर वो स्टेट्समैन में तब्दील हुए तो फिर उन्होंने ऐसा मुमकिन करके दिखाया। लेकिन हमारे यहाँ ताकत की एक स्ट्रगल है, पावर पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर असूल और नज़रियात मायने नहीं रखते। जो सारी की सारी सियासत की तगोदौ है वो सिर्फ इसलिए है कि हम किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी में आ जाए। हुकूमत में जो होता है बाकी होता है, जो होता है हो जाए, ना कोई असूल है ना कोई नज़रिया है, बस इक़्तिदार में हर सूरत पहुँचना है। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो फिर 26 नवंबर जैसा वाक़या हो रहा हो तो फिर वो कुछ कहने की जुर्रत भी नहीं रखते। बहुत से पिछले साल डेढ़ साल के अंदर मौके आए कि जहाँ पर कोई ऑलिव ब्रांच बढ़ाकर या एक कदम पीछे हटकर मामलात को ठीक किया जा सकता था। फॉर एग्जांपल चले 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ सो हुआ, उसमें आपने मैंडेट चोरी किया, कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर फुल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि रिजर्व सीट्स इनका हक है, वो इनको दें, वो भी नहीं दी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट के इलेक्शंस नहीं होने दिए, जानबूझकर नहीं होने दिए कि जो 26वीं आईनी तरमीम हमने करानी है उसके लिए हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना खड़ी हो। तो दायरों का एक सफ़र है वो इस तरह जारी है कि जिसमें सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान उठा रहा है। अच्छा, हमारे साथ सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं, फिर दोबारा इस्लामाबाद स्टूडियो आते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनली क्या इसके ऊपर काम किया है कि आइंदा के लिए आपकी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या होगी? क्या दोबारा एहतजाज करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करेंगे, कुछ और रास्ता इख्तियार करेंगे? क्यों आपका होमवर्क इस मामले में है? देखिए, बिल्कुल है, गुफ्तगू जारी है पार्टी के अंदर और तमाम ऑप्शंस ओपन हैं। हमने किसी दरवाजे को बंद नहीं किया और ना होने देंगे। गुफ्तगू दीगर जमातों के साथ हो, गुफ्तगू जो है वो हुकूमत के साथ हो या हुकूमती जो ओहदेदार हैं कमेटियों में, पार्लिमान में, हमारी गुफ्तगू तो होती है, वो जारी रहेगी। और जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, ये एक आईनी हक है, इसका बिल्कुल रास्ता भी खुला है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जल्दी हम कोई बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है। 26 नवंबर को लोग मरे हैं, गोलियां चली हैं। हम सबको अब पीछे हटकर, मैं समझता हूँ एक कदम पीछे हटकर इस मामले को देखना चाहिए कि ये मुल्क है क्या, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हमने इस मुल्क को क्या बना दिया है। बिल्कुल इस वक्त ज़रूरत है कि बतौर स्टेट्समैन बात की जाए।
हम आगे को देखें कि इस मुल्क का मुकद्दर क्या है, इस मुल्क के अवाम का मुकद्दर क्या है, किस तरह हम फलाह पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम इस चीज़ का को यकीनी बना सकते हैं कि आइंदा ये ना हो, गोलियां ना चले निहत्ते शहरियों पर। कुछ बुनियादी अक़दार जो हैं उन पर हम सब इत्तफाक कर लें। तो इस वक्त मैं समझता हूँ एक बड़े मकालमे की ज़रूरत है इस मुल्क को। राजा साहब, जो पीटीआई के अंदर की सूरत हाल है उसमें भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बहुत हुई इन वाक़यात के बाद, इस प्रोटेस्ट कॉल के बाद। इवन आपने रिज़ाइन कर दिया। मुझे ये भी मालूम नहीं है कि अभी आप सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, आपका इस्तीफ़ा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, और आप कंटिन्यू करेंगे या नहीं कंटिन्यू करेंगे, पहले इसी की वजाहत कर दें। देखिए, गुफ्तगू जारी है, आगे क्या होता है वो देखिए। कोई इतनी बड़ी बात वैसे ये नहीं है। देखिए, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, उसके बाद जाहिर है कुछ ना कुछ गुफ्तगू होनी थी, कुछ खुद एहतसाबी भी होनी थी, इसलिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ये मेरी नज़र में चंद दिनों का मामला है, चंद हफ्तों का मामला है। गुफ्तगू हो जाएगी, उससे कुछ नताइज अखज़ कर लिए जाएंगे, किसने क्या रोल अदा करना है वो बात भी तय हो जाएगी। लेकिन एक सियासी जमात में ये बातें होती रहती हैं, गुफ्तगू जारी रहती है, ओहदे आते जाते रहते हैं। तो मेरी नज़र में ये कोई बड़ा वाक़या नहीं है कि इस वक्त जमात के अंदर क्या हो रहा है। बड़ा वाक़या वही है जो निहत्ते शहरियों का खून हुआ। इसके अलावा बाकी तमाम बातें सानवी हैसियत रखती हैं। उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, उन दोनों ने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया, तो मुमकिन तौर पर वहाँ आपकी पार्टी से दूसरे लोग नामजद किए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से नाम मुमकिन तौर पर आ जाएंगे जुडिशल कमीशन में? देखिए, फिर ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। 2-3 ही नाम हैं जो ज़ेर गौर हैं। मेरा ख्याल है कल तक ये नाम जो हैं सामने आ जाएंगे हतमी तौर पर। आज कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। मुमकिन तौर पर कौन कौन ज़ेर गौर हो सकता है? देखिए, फिर ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं अभी कहूँ कौन ज़ेर गौर है और कौन नहीं है। जब तक फैसला नहीं होता उसको मंजर आम पे नहीं लाया जा अली जफ़र साहब का, बैरिस्टर गौहर का, दोनों का नाम पहले आ चुका है, तो मैं, चले आप नहीं कहना चाहें तो ठीक है, ओके, ऑल राइट। लेकिन एक चीज़ और आपको मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें। एक काफ़ी भाम रहा इस सारे वाक़े के बाद कि इमरान खान ने संगजानी के लिए कहा था, डी चौक के लिए पर्टिकुलर कॉल नहीं दिखाया था, कहीं पर भी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करना है। तो क्या ये भाम था पार्टी लीडरशिप में कि संगजानी है या डी चौक है? देखिए, हुआ यूं, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने मुझे बात बताई है और ये अडयाला में खान साहब के सामने भी बात हुई कि 25 नवंबर को बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब मिले इमरान खान साहब से अडयाला जेल में। वहाँ गुफ्तगू हुई और ये एक तजवीज़ पेश की गई कि अगर हम कुछ अरसा रुक जाएं संगजानी में तो शायद कोई गुफ्त शुनीद का मामला हो सके, और शायद जो हम चाहते हैं, जो हमारे अहदाफ हैं, उन तक हम जल्दी पहुंच सकें। तो उस हवाले से खान साहब ने यह कहा कि मैंने हामी भरी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब बात आगे बढ़ गई, जब तक ये बात हुई उसके बाद कुछ गुफ्तगू पार्टी के अंदर हुई, कम्युनिकेशन के मसले थे, काफ़िला सड़कों पर रवां दवां था, तो बात आगे बढ़ गई थी। अगरचे ये बात हुई लेकिन इस पर अमल इसलिए नहीं हो सका कि जो काफ़िला आ रहा था खैबर पख्तूनख्वा से वो बहुत जल्द आगे बढ़ गया, इस्लामाबाद के बहुत करीब पहुंच गया, और उसके बाद मुमकिन नहीं था कि वापस संगजानी जाएं, और वो बात इर्रेलेवेंट हो गई, गैर मुतल्लिक हो गई। और ख़ान साहब ने कहा कि जो हुआ मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और जो सानिया हुआ वो सानिया ही अब हमें हमारे सामने है, उसी पे हमारी तमाम बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, तमाम सवालात होने चाहिए। ये कि क्यों पहुँचे, कब पहुँचे, पहले पहुँचना चाहिए था, देर से पहुँचना चाहिए था, नहीं पहुँचना चाहिए था, ये तमाम बातें अब माजी का हिस्सा बन गई। जो बात माजी का हिस्सा नहीं बनेगी वो शहादतें हैं जिनके हवाले से शफाफ तहकीक होनी चाहिए। सर, आप इसके लिए पार्लिमान का फोरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ तहकीकात का मुतालबा कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन हैं, तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे? दोनों देखिए, बिल्कुल पार्लिमान में, नेशनल असेंबली, सेनेट में भी ये बात होगी, हम अदालत का रुख भी करेंगे। ये वो रास्ते हैं जो हमें कानून और आइन देता है, इन रास्तों को हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, पार्टी लीडरशिप जो बाहर है इमरान खान के अलावा, इमरान खान तो पाबंद सलासल है, आइंदा के सियासी फैसलों करने में कौन सी शख्सियत जो है वो हावी होंगी? इस धरने के अंदर मैंने बहुत से आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे
कैमरे के ऊपर भी और कैमरे के पीछे भी उनसे पूछता तो मुझे ये लगता रहा कि 3-4 मुख्तलिफ नाम आते रहे कि डायरेक्शन अली मीन ने फ़ैसला करना है, बुशरा बीबी ने फ़ैसला करना है, बैरिस्टर गौहर ने डिसाइड करना है। तो ये इबहाम जो था शायद ये भी आपकी फ़ैसला साजी के ऊपर असरअंदाज हुआ। देखिए, आइंदा के लिए मैं समझता हूँ कि खान साहब से अगर हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, कोई उन पर नाहक पाबंदी आयद नहीं की जाती, तो खान साहब ही तमाम फैसले करेंगे। हुआ ये है माजी में कि उनको हमसे काट दिया गया है, 4 अक्टूबर के बाद 20-22 दिन उनसे गुफ्तगू ना हो सकी। इसी तरह जब ये मामला हुआ तो इसमें भी उनसे गुफ्तगू करने में बहुत दुश्वारी पेश आई। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल थी, वरना अगर जो उनके हुकूक हैं बतौर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो हुकूक अगर उनको दिए जाएं तो कोई वजह नहीं है कि उनसे गुफ्तगू ना हो सके और फैसले जो हैं उनकी मुशावरत से ना हो सकें। सलमान रकम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। बैरिस्टर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। बैरिस्टर साहब, अभी राजा साहब ने एक बात कही कि सियासी जमातों से बात भी होगी और एहतजाज की भी बात होगी, तो ये बात वाला रास्ता प्रेफर्ड ऑप्शन होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से बाजू खुले हो तो फिर जफ्फी डाली जा सकती है। आपकी क्या तरजीह होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें, हमने तो एक नहीं 12 दफ़ा ये बात की है कि आएँ बातचीत करें। जब कमेटी भी बनी, वो स्पेशल कमेटी और पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात की बातचीत की बात जब चली, तो ये हमेशा नॉन स्टार्टर से शुरू करते हैं। कोई इनमें सीरियसनेस नहीं है किसी भी टॉक की, किसी भी डायलॉग की, किसी भी गुफ्तगू की। और ये तमाम तर सियासी मसले जो हैं, इनका जो हल है वो डायलॉग के साथ ही है। ये जब तक टेबल पे आके नहीं बैठेंगे, 18 में हमारी जितनी भी रिजर्वेशंस थी, आखिरकार हम इनके साथ आके बैठे, बातचीत हुई और बातचीत का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। हम इन पे बातचीत का दरवाज़ा बंद कर दें तो क्या होगा? अब बात यह है कि ये पार्टी, इसके तो डिक्शनरी में सिर्फ एक लफ्ज़ है, इंतशार, और इंतशार के अलावा और कुछ नहीं। ये पार्टी की लीडरशिप टॉप से लेके नीचे तक ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। इनमें बिल्कुल ये नहीं समझ आ रही कि बहनों की बात सुने या बेगम की बात सुने, और अली अमीन साहब की बात सुने या किसी और लीडर की बात सुने। इसीलिए जो मैं तो उसको सानिया ही कहूँगा, सानिया 26 नवंबर जो इन्होंने आके इस्लामाबाद पे धावा बोला, जिस तरह रास्ते में आते हुए पड़ाव किया एहलकारों को, रेंजर्स को, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को, जिस तरह इन्होंने शेल मारे आंसू गैस के, उसके अलावा डायरेक्ट फायरिंग भी की, ज़ख्मी भी हुए। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि सानिया का लफ्ज़ आपने सही इस्तेमाल किया है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इनकी और है, आपकी और है। लेकिन उसमें जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, वो जिसकी वजह से, चाहे मेरी वजह से हुई हो, लेकिन सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो जाना और बड़ी तादाद में लोगों का जख्मी हो जाना, वो सानिया। देखिए, मैं इससे उसके ऊपर आप दोनों को इंगेज करना, मैं डिनाई नहीं कर रहा कि कैजुअल्टीज़ नहीं हुई होंगी। रास्ते में जब आए, जब तसादम हुआ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ, जब कटी पहाड़ी से लेके ब्राह्मा बातर से लेके जब आगे ये लोग आते रहे और हर मुमकिन रुकावट इन्होंने ज़ोरे बाजू दूर की, और बज़ोरे एमिनेशन कह लें, बज़ोरे असला कह लें, बज़ोरे पत्थर कह लें, या जिस किस्म का भी एमिनेशन, जिस तरह इन्होंने रास्ते क्लियर करवाए और जो बड़े बड़े पंखे लगा के आंसू गैस दोबारा उन एहलकारों की तरफ फेंकी गई। तो मैंने तो विज़िट भी किया और आपने देखा सीएम साहबा ने भी विज़िट किया, दीगर भी पार्टी के लोगों ने विज़िट किया। तो ये तो नहीं हो सकता कि इनकी जो 12 लोगों की लिस्ट बताई, उसमें से 2 तो कह रहे हैं कि हम तो जिंदा हैं और पीछे रह गए 6 अफ़गानी। उनका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना कोई और चीज़ मौजूद है। टोटल 4 बंदे हैं। अब उनकी जो है तफसीलात सामने भी आ रही हैं और नज़र भी आ रहा है, और कौन सी, अभी इस पर भी बहुत ज़्यादा अभाम है कि क्या वो इस्लामाबाद डी चौक के हाथे में कोई ऐसी बात हुई, क्योंकि डी चौक में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ऑन रूट टू डी चौक जो है, नहीं सर, ज़ाहिरी बात है कि हो सकता है दुरुस्त नहीं है, लेकिन हुमायूं मेमन साहब से पूछते हैं, वो इसका जवाब दे दें ज़्यादा बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप उन लोगों से क्या बात करोगे जो सरेआम टीवी पे झूठ बोल रहे हैं? आप भी उनको कह रहे हो झूठ बोल रहे हैं, जिनकी ये बात करते नहीं होते हैं। हामिद मीर साहब से पूछे, वो कहता है वो जो DI खान से एक वर्कर था, उसने जब हामिद मीर के अपने उधर आंसू गैस वो कर रहे थे, उसने उनको पानी भी पिलाया, उनने उनको नमक भी दिया, उन्होंने उनके चेहरे के ऊपर वो अर्के गुलाब का स्प्रे भी किया। बाद में उनको पता चला कि उसको वो तो यहाँ डी चौक में था ना, कहीं और तो नहीं था ना, रास्ते में आते हुए नहीं हुआ था। नंबर 2, देखिए, ये कहते हैं कि वो लोग यहाँ आ रहे थे और बज़ोरे जो भी है ना कि अपने असले वगैरह, वो डिटर्मिनेशन थी
वो डिटर्मिनेशन है जिसके बारे में जो मिसिंग है, जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सब ने मुझे कहा कि मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, कहते मैंने मुड़ के देखा कोई भी नहीं था। ये पहली बार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जहां पे अवाम ने बताया अपने लीडर को कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हर जगह पे खड़े हैं। अगर सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा है तो हम तब भी खड़े हैं। अगर कोई हमें तीसरे कंटेनर से नीचे फेंकता है फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि वो कोई जगह नमाज पढ़ने की। अगर फर्ज करें वो गलत भी कर रहा था, क्या उसका ये इलाज है कि आप उसको उठा के जमीन पे फेंक दो? खुशकिस्मती से वो शख्स जिंदा है, नहीं, ये से मुलाकात हुई है, लेकिन उसको धक्का दे देना ऊपर से, नहीं, सुने इससे ज्यादा जुल्म नहीं हो सकता साहब। वो एक जिंदा शख्स को तीसरे कंटेनर से नीचे फखर से ये कहते हैं वो मरा नहीं है। मतलब मैं ऑनेस्टली मेरा दिमाग उबल रहा है ये सारी चीजें सुन के। फिर ये कहते हैं कि गोलियां इन लोगों ने चलाई हैं, नाइट विजन कैमरेज इनके पास हैं। अगर मेरे हाथ में बंदूक इन्होंने पकड़ी है, नाइट विजन कैमरे इनके पास है, वही लोग जिनके पास नाइट विजन कैमरे थे उनको कह देते यार उस बंदे को आइसोलेट करके पकड़ लो। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक टेररिस्ट है, 5 बंदे, उन्होंने 400 बंदों को यरगमाल बनाया। इन्होंने टेररिस्ट को छोड़ के 400 बंदों को गोली मार दी। ये कह रहे हैं। डू यू इमेजिन कि कितनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है? उसकी वजह मैं बताता हूं। फैसल वावडा साहब अभी क्या कह रहे हैं? फैसल वावडा साहब ये बताना चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे डिस्टेंस कर रही है अपने आप को। वो इस वजह से डिस्टेंस कर रही है कि ये लोग, उनको वो याद आ गया तारुल कादरी साहब की तकरीर जो 2014 में उन्होंने कही थी, और उन्हीं को कहा था कि जब उन्होंने 2013 में इनको सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था इनसे डिसएसोसिएट हो जाओ। अगर इनके साथ रहे तो ये आपको इतना बदनाम कर देंगे जितना इन्होंने पंजाब की पुलिस को किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा। उसके बाद इन्होंने तारुल कादरी के लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं। ये वही लीडरशिप आज फेडरल में बैठी हुई है। ये वही लीडरशिप आज, ये वही माइंडसेट है। अच्छा, ये तो लॉयर है ना। अगर आप कहते हो कि गोलियां पीटीआई वालों ने मारी है, भाई मेरे हर एक गोली का एक प्रिंट होता है, आप कर देते ना उन सब का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम है क्या चीज? वो आपको बताती है कि ये बुलेट किस फासले से लगी है, ये आपको बताते बुलेट के एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, ये आपको बताते बुलेट किस राइफल की है। अगर वो जो हमारे वो जो रेंजर्स वाले और वो पुलिस वाले जो शहीद हुआ, जिसको ये कहते हैं कि उसके ऊपर से पीटीआई वालों ने गाड़ी चला दी, अरे भाई उनका पोस्टमार्टम कर लेते, आपको पता चल जाता कि गाड़ी का वजन क्या है। आपको पता चल जाता कि अगर छोटी गाड़ी है जो कि कार का ये बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ पता चल जाता कि उसका इंपैक्ट कहां से हुआ है। देखिए, जो 3 टनर ट्रक होता है या जो पुलिस की बड़ी वो होती है, उसका वजन और एक कार के वजन में या प्राडो के वजन में फर्क है। मलिक साहब, असद अकराम, अगर मुझे इजाज़त हो मैं इसका बिल्कुल ब्रीफली रिस्पॉन्ड करूंगा। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मेरे ख्याल से ये भूल चुके हैं कि इमरान खान साहब के ट्रक के नीचे जो सहाफ़ी आई थी, उसका तो आज तक नहीं पता चला, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी ने करवाई। ऑन टॉप ऑफ दैट, देखें, आप कंटेनर की बात कर रहे हैं, बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं आपके अपने कंटेनर के ऊपर से जिस तरह बंदों को फेंका गया आपके अपने जलसे में। आई मीन, जो रेंजर्स ने किया शायद उससे जिस तरह का डिटरेंट मेजर यूज किया गया, या जो तरीका था उससे इख्तलाफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, उससे इख्तलाफ हो सकता है। शायद उनको 2 मिनट ज्यादा दे दिए जाते, उन्होंने इफ यू ऑल हैड टू चूज दैट पर्टिकुलर प्लेस नमाज पढ़ने के लिए, वो उनका और अल्लाह का मामला है। लेकिन बाद में उनकी अपनी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा मैं तो टिकटॉक के लिए ये कर रहा था और दोस्तों के साथ चल लगी। गिरफ्तार कर सकते थे, पुश करना तो चाहे वहां पे, मैं ये कह धमाल डाल रहा हूं, फिर भी पुश करना तो इख्तलाफ हो सकते हैं। उस तरीके के साथ जो डिटरेंट मेजर यूज किया गया, जो तरीका कार था, उससे इख्तलाफ हो सकता है। ये तो तब होता ना कि वो वहां से उनको मार, लेकिन ये तमाम चीजें भी तो बताएं। ये यहाँ पे कहते हैं कि ये कंटेनर से गिरा दिया, लोगों का एंट्री एग्जिट वुंड, ऑब्वियसली पोस्टमार्टम जब करते हैं, फोरेंसिक होता है, उसमें टाइम लगता है। आपकी तो लिस्ट ही शुरू हुई, सैकड़ों से लिस्ट शुरू हुई मलिक साहब, 100 पे आई, 200 पे आई, 24 पे आई, 50 पे आई, 40 पे आई, आखिरकार 12 का पोस्टमार्टम कंडक्ट किया आपने। देखें, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो तमाम तर चीज़ें हेल्थ कोऑर्डिनेटर साहब ने दे दी हैं, पिम्स की और पॉली क्लिनिक की, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। क्या जो देखें, जो डिटेल्स एहलकारों के हवाले से वो मेरी नॉलेज में हैं, वो एहलकारों के हवाले से जो एहलकार इनकी गोलियों से, इनके
डंडों से, इनके डंडे जो जिन पे कीलें लगी हुई थी उनसे ज़ख्मी हुए, जो पत्थरों से ज़ख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद दी गई, वो तमाम तर उनकी डिटेल मौजूद है। और एक हॉस्पिटल में तो मैं खुद गया हूँ पाकिस्तान, और जी देखें इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड्स को वहाँ पे कटी पहाड़ी और बरामाबाद की तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे भी मैंने देखा, उधर भी पथराव हुआ था। और सिविलियन एक ट्रॉली चलाने वाला वो बंदा था, वो बेचारा सिर्फ उस पे रेत मिट्टी बजरी लेके जाता था, उस बेचारे को भी वो सिर्फ इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड था वहाँ पे उस गाँव। मुस्तफा साहब, इस मामले को सॉर्ट आउट करना आसान नहीं है। आपने दोनों तरफ के व्यूज़ देख लिए ना, एक इधर है और एक इधर है। ये दोनों के जेन्युइन किस्म के भी इशूज़ हैं। वो एक डी चौक पे चढ़ाई हो रही हो तो हुकूमत के भी जेन्युइन इशूज़ होंगे, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ वो उससे भी ज़्यादा जेन्युइन है। अब रास्ता कैसे निकलेगा? मलिक साहब, अगर तो हम इतने पोलिटिसाइज ना हुए होते, माशरा इतना पोलराइज ना होता, इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस ना होती, तो एक अमूमी तौर पे तो अदलिया का जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे मौक़ों पर इंसाफ फराहम करता है कि इम्पार्शली वो डिसाइड करें कि मौके की तहकीकात हो, एक जुडिशल कमीशन बने, वो देखे कि क्या जो दोनों अतराफ एलेज कर रही हैं उसमें से कौन सी बात में हकीकत है या कौन सी में नहीं है। चीफ जस्टिस खुद भी ये इनिशिएटिव ले सकते थे, क्योंकि जब ये इंसानी जान का इशू आ जाए तो चीफ जस्टिस को इस पे मेरे ख्याल में अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी ले सकते थे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी ले सकते थे, लेकिन अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें तो फतह कर ली गई हैं। लेकिन चीफ जस्टिस तो, ऑफ पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके पास तो इख्तियार है ना। एक चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते मलिक साहब, वो चले पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गुफ्तगू कर रहे हो, आप कह सकते हैं कि जी कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बाइस्ड है। इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं है। अल जजीरा की आप रिपोर्टिंग देख लें, गार्डियन की रिपोर्टिंग देख लें, BBC की रिपोर्टिंग देख लें, इंडिपेंडेंट की रिपोर्टिंग देख लें, सब ने एक बात की। उन्होंने एक बात ये की कि मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग हुई, गन शॉट वुंड्स थे। जियो ने फैक्ट चेक किया, उस फैक्ट चेक के अंदर जो 3 लोग थे जिनकी बॉडीज पिम्स में लेकर आए थे, उन तीनों को उनकी जो मौत हुई थी वो फायर आर्म इंजरी से हुई थी। तो ये अब इसमें तो कोई इबाम है ही नहीं कि वहां पर गोली चली है। ये तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कह दिया। अब जहां तक फिगर्स का ताल्लुक है तो उसके ऊपर ठीक है, एक जान भी नहीं जाया होनी चाहिए थी। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में लाठी, आंसू गैस ये एक एक्सेप्टेबल चीज रही है, लेकिन आप एकदम से इक्वेशन चेंज कर दें और उसके अंदर गोली इंट्रोड्यूस करा दें, तो ये जो एक इब्तिदा डी चौक में इन्होंने किया है, खुदा खैर करे इसकी इंतहा अच्छी नहीं होगी। तो वैसे मॉब के ऊपर ये एक अनयूजुअल स्टेप है जिसको नजरअंदाज करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। नाक के नीचे, पार्लियामान के नाक के भी नीचे, सदर हाउस के नाक के नीचे, यानी कि उस जगह पे जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक अलामत रखती है, पार्लियामेंट के तो अपोजिट ये सारा, पार्लियामेंट के अपोजिट, आप कैसे उस जगह की सैंक्टिटी को वायलेट कर सकते हैं? इन्होंने तो देखे ना, पार्लियामान की सैंक्टिटी वायलेट कर दी, उसके अंदर जाके MNAs को पकड़ा, कमेटी बनी, कोई तहकीक नहीं हुई। मैंने डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने पार्लियामान के अंदर इनके दौर में कैमरे पकड़ लिए, हाउस की सैंक्टिटी को वायलेट किया गया, सेनेट के इलेक्शन होते, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर कुछ भी तब कुछ नहीं हुआ। तो ये ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज बहुत सारी जहां बाकी बातें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की खातिर पीका लॉ के हवाले से जो मुजवज़ा तरमीम सामने आई हैं, जिसमें 5 साल की सज़ा है और 10 लाख जुर्माना है, और इसी तरीके से VPN का इस्तेमाल हो या बहुत सारी दीगर जो ऐप्स हैं उसको अगर गैर कानूनी करार दे दिया जाए, तो पाकिस्तान में शायद ही कोई शख्स है जो कानून के शिकंजे में आने से बचा रह जाए। आई थिंक इसके ऊपर आपको थोड़ी सी बैरिस्टर साहब वजाहत करनी चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की तरमीम है जो आपकी तरफ से तजवीज़ सामने आई है, थोड़ी सी रोशनी डालें। नदीम मलिक साहब, एक तो सबसे पहले ये है कि आज मैंने स्टेटमेंट भी कुछ सहाफ़ियों को उसमें दी है इस हवाले से कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, अर्ली स्टेज पे है। ये कोई ऐसी बात नहीं और कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं आ रहा। ये मैं आपको बिल्कुल 5 साल की सज़ा तजवीज़ कर देखें, अभी उसमें मैं आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई, अभी बैक एंड फोर्थ मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जा रही है, IT के साथ हो रही है, लॉ के पास आ रही है। 5 साल की सज़ा है, 10 साल की, उसमें 10 लाख आप जुर्माना दे रहे हैं। देखें, हमने लोगों के प्रोटेक्शन करनी है डिजिटल राइट्स की, बिल्कुल कतन ये बात नहीं है कि आउटराइटली कोई ब्लैकआउट होगा। मैं अगर VPN लगा के ट्वीट करूंगा तो आप मुझे पकड़ के 5 साल सजा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये बता दें। देखिए, वो डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑफ द ट्वीट है ना। मैं कहूँगा बैरिस्टर अकील साहब जो है ना, बिल्कुल कारकर्दगी इनकी बुरी है, और ये इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार बैरिस्टर अकील साहब हैं। तो आप मुझे उठा लेंगे? अगर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो फिर डेफिनेटली मैं
इसके ऊपर मुझे 5 साल उठा लेंगे। लीगल रिकोर्स तो रखूंगा ना अपना। ये पर्सनल रिकोर्स नहीं है, ये बेसिकली रिकोर्स नहीं है, ये बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है जिसका आप आगे से ना वो टूटी का रास्ता बंद करके पानी को आने चाहते हैं कि पानी बह नहीं बंद हो जाए। नहीं, कतई नहीं। मैं ये जरूर कहूंगा बसाद एहतराम के अभी इसमें देखें इसको इतना ज़्यादा ओवरली पोलिटिसाइज और हाइप क्रिएट की गई है हमारे सहाफ़ी भाइयों की तरफ से भी, बहनों की तरफ से भी। वी अंडरस्टैंड इसमें सिविल सोसाइटी को दीगर जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ इंगेजमेंट और अभी चल रही है। अब जब तक ये CCLC के पास नहीं आएगा और जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं होगा तब तक मैं तो शेयर भी नहीं कर सकता उसकी सर वो कानून पास करना चाहिए जो जिसका मकसद कानून साजी हो। वो कानून नहीं बनाना चाहिए जिसका मकसद मुखालफीन को बंद करना। नॉट एट ऑल। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ विदाउट फैक्ट चेकिंग, ये तमाम चीज़ें भी तो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन चुकी हैं। आपकी ट्वीट्स ने हमें परेशानी में लाखड़ा किया सारे जर्नलिस्टों को। या तो आप ट्वीट करना बंद कर दें, समझाएं लोगों को, क्योंकि हमारी गद्दर में फंदा ये डालने की तैयारी पूरी कर रही है सरकार। देखिए इस तरह है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे झूठ बोलते हैं। हम लोग टीवी पे बैठ के झूठ बोल लेते हैं। सूरी साहब ने जो ट्वीट हर जगह कर लेते हैं। मैं मेरी नज़र बिल्कुल बेसलेस है, वो नहीं है। होता क्या है, मैं जो मेरी नज़र में होता है इस तरह है कि मुस्तफ़ा साहब जो है ना, इनके पास सारी जो जेलें इनके पास हैं और मेरा एक बंदा इमरान खान जेल में बैठा हुआ है। ये मुझे एक बंदे को कहेंगे हुमायूं से जाके मिलो और उसे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। वो बंदा आके मुझे कहेगा कि डॉक्टर साहब ये इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं उस इन्फॉर्मेशन को लेके ट्वीट कर दूंगा। वो इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी रॉन्गली, दैट्स माई परसेप्शन, इन ऑर्डर टू डिस्क्रेडिट मी। अच्छा, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये याद रखें, बहुत सारी ट्वीट्स ऐसी हैं या बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक्चुअली सच है लेकिन वो हम कह नहीं सकते। वो एक्चुअली सच है, हम कह नहीं सकते। ठीक है, अब बात आ जाती है प्रॉब्लम क्या है। चाहे इलेक्शन हो, 8 फरवरी का इलेक्शन हो, मुस्तफ़ा साहब बैठे हुए, PMLN और PTI के दरमियान का प्रॉब्लम था। इनसे पूछे कि इनके 2 हलकों में क्या हुआ, क्या ये उसके चशमदीद गवाह हैं। और इस तरह के एक नहीं, इस तरह के 100 के करीब लोग हैं जो चशमदीद गवाह हैं, उनको छोड़ दे। प्रॉब्लम कौन है पाकिस्तान में? लेकिन आप थोड़ा सा हटिए। मैं 2 चीज़ों मैं बताने लगा हूं प्रॉब्लम। मैं कासिम सूरी को दोबारा मिसाल देता हूं। कासिम सूरी ने जो कुछ लिखा कि खान साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उसे उठा के GHQ में ले गए, 200 बंदा लगा। लेकिन नहीं, मुझे आप इसकी जवाब दें। अब उसके ऊपर वो कहते हैं मैं 5 साल सजा दूंगा और 10 लाख जुर्माना करूंगा। आपकी पार्टी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि उसको डिसऑन करें या उसके खिलाफ कोई तहदीदी कार्रवाई करें ताकि ये वाला इस तरह का कानून जब ये बात करें तो हम इन्हें बोलें कि आप क्यों बना रहे हैं भाई, पार्टी एक्ट कर रही है। जितना मुझे मालूम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली उससे डिसएसोसिएट किया अपने आप को। हमने कहा है कि ये हमारे नहीं है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया, जनरली सोशल मीडिया इज अ सोशल मीडिया, जो हमारे लोग जिस तरह की बातें करते वो उसी तरह की वहां पे भी करते, जिस तरह सामने बात करते वैसे उधर भी बात करते और सारी चीजें। अच्छा, उसके अलावा देखिए असल अगर हमने इन सब चीजों को एड्रेस करना है तो ये चीज नहीं है उसको एड्रेस करना। उसको एड्रेस करने का आप पहले प्रॉब्लम समझ लें। उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारा प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हमारा प्रॉब्लम हमारी जुडिशरी है, हमारा प्रॉब्लम वो हिवस है कि हम लोगों ने हुक और बाय क्रुक, ये सारी चीजें, ये पीकल लॉ, सारे लॉ, दीज आर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द डिजीज, दे आर नॉट द डिजीज। मुस्तफा साहब जो जिस तरह का ये लॉ बना रहे हैं, एक आम तौर पर जो लिविंग सोसाइटी है ना, उसमें बात होती रहे तो लोगों का गुस्सा भी निकलता है, वो अपनी बात कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है, बहुत सारी चीज़ों का उनका मसला हल हो जाता है बात करने से, कह देने से। लेकिन अगर मैं उसको ये आज़ादी छीन लूँ कि तुम बात नहीं कर सकते, तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें उठा के जेल में डाल दूंगा, 10 लाख जुर्माना कर दूंगा, तो हम तो उसको एक मौत की सज़ा दे रहे हैं ऐसी सोसाइटी को जिसमें बोलने की बात आज़ादी ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। 2 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किसी भी माशरे के अंदर इंसाफ का और मीडिया, फ्री प्रेस, ये लोगों को मौके फराहम करते रहते हैं कि जहाँ पर आप अपनी फ्री प्रेस में भड़ास भी निकाल सकते हैं और अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो अदलिया इंसाफ देकर वो मामला को कंटेन भी करती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि वो इस मामले में इंसाफ से काम लेगी, लोगों की आवाज़ को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नहीं दबाएगी। जिस हुकूमत ने अभी आज से हफ्ता पहले एक मोतबर सहाफ़ी के ऊपर, मतीउल्लाह जान के ऊपर एक FIR दी, उसके ऊपर आइस डाली, उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि
उन्होंने पुलिस के एहलकार से क्लशनकोफ छीनी, नशे की वो हालत में थे और उसी पुलिस एहलकार के ऊपर उन्होंने हमला इससे कर ज्यादा दिया। बेहुदा इल्जाम हो नहीं सकता, बेहुदा इल्जाम हो नहीं सकता। अब हम उस हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि जिस हुकूमत ने उनको उनकी तहकीक से रोकने के लिए पिम्स की कार पार्किंग में से गिरफ्तार किया, सिर्फ वो गिरफ्तार नहीं हुए, उनके साथ एक और सहाफी भी थे, साकिब बशीर साहब। अब एक हफ्ते पहले का ये वाकया है और हम तवक्को ये कर रहे हैं कि मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं बैरिस्टर साहब, कि इनकी जो हुकूमत है वो इस मामले में इंसाफ से काम लेगी। वो इस कानून को जो लेकर आ रहे हैं उसको प्रेस का गला घोंटने के लिए और अपने सियासी मुखालफीन का गला घोंटने के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अपने हफ्ता पहले के इनका किरदार देख लीजिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है कि हम इतना कवानीन को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उनकी जो असल मकसद है, अफादियत है, वो भी खत्म हो जाती है। अगर हुकूमत बदल जाए कल को तो इस कानून का क्या रिजल्ट निकलेगा? एग्जैक्टली वो इसी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, जो आज की हुकूमत है। जी, अब इस चीज से कोई इनकारी नहीं है मलिक साहब। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी फ्री के देखें, फेक न्यूज पूरी दुनिया में एक इशू है। बरतानिया के अंदर हमारे सामने राइट्स वहां पर हुए, उस राइट्स के अंदर फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, दीगर सोशल मीडिया उन्होंने कल्प्रिट्स ढूंढ के सजाएं दी और लेकिन एक तरीकाकार अपनाया, पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया, उन्होंने विच हंट नहीं किया, सियासी मुखालफिन को पकड़ के जेलों में नहीं यहाँ डाला। पर इनके हाथ, किसी भी हुकूमत के हाथ ये इख्तियार आप पकड़ा दें तो पहला काम ही उन्होंने ये करना है कि अपने मुखालफीन की आवाज बंद करो। इस कानून में कैसे डॉक्टर साहब अंदर जाएंगे, कैसे मुस्तफा साहब अंदर जाएंगे, पहले ये तरीका ढूंढो। हमसे पहले आप मैं तो वही निशाने पे ना, सबसे पहले मीडिया, लॉ के निशाने के ऊपर सबसे पहले है ही मीडिया। सबसे पहले है ही मीडिया। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बैरिस्टर कील साहब, कोई एक वो जो ग्रेट डिबेट होती है ना आपकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो शुरू कर लें। देखिए 8-10 अपने जो है ना वो जोमा बिठा लें, जो बैठे और कोई एक हल तजवीज़ कर दें पाकिस्तान और आप सबके लिए, हमारे लिए एक हल हो, वे फॉरवर्ड। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और मलिक साहब, मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग जब तक नहीं होगा, जब तक इन इश्यूज़ पे बात नहीं होगी, एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस नहीं किया जाएगा, इनकी रिजर्वेशंस, हमारी रिजर्वेशंस सामने जब नहीं रखी जाएंगी तो वो तमाम तर चीज़ों का हल देखें बैठ के ही निकलेगा। लेकिन ये इतने रिजिड रहे हैं थ्रू आउट इस पूरे 8-9 महीने के या 10 महीने के टाइम पीरियड में कि इन्होंने हमेशा कहा हमने इनसे बात नहीं करनी, इनसे क्या बात करें, इनके पास वो ताकत नहीं है, ये क्यों। सर आप शुरू कर, हमें भी टाइम है कि सबका नुकसान ना हो जाए, सबका भी नुकसान हो सकता है। मैं ऐसी सूरत सबका नुकसान हो, दुरुस्त फरमा रहे हैं। और लेकिन इससे पहले, ब्रेक से पहले आपने जो बात की, तो मैं ये ज़रूर बात ऑन रिकॉर्ड लेके आऊँगा कि इनकी अपनी पार्टी के लोग भी या लीडरान, मिसाल के तौर पे जो वोट लेके आता है, वोटर को ये भी हक नहीं है कि वो गिरबान से पकड़ना शुरू कर दे। अली अमीन के देखें उसके साथ क्या हुआ, अली मोहम्मद खान के साथ क्या हुआ, और जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, और देखें वो उन किसके कहने पे बयानियां बनाते हैं, किसके कहने पे रगड़ा लगाते हैं। इनकी अपनी क्या आदत को हमें तो चले छोड़ दें, बिकॉज हम तो ये कहते हैं कि हम शायद कमज़ोर हैं इनसे सोशल मीडिया में, लेकिन वहाँ से जिस तरह बयानियां बनता है, फेक न्यूज़ बनती है, उसको डिसएमिनेट मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, तो देखिए लेकिन उसका रास्ता, वो भी एक प्रॉब्लम है। नहीं सर, वो प्रॉब्लमेटिक है। उसका रास्ता पाकिस्तान में पीका लॉ बना के नहीं निकलेगा। जो बंदा लंदन या अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर रहा है वो फिर भी करेगा और पहले से ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाएगा और आप उसको काउंटर नहीं कर सकेंगे। देयर इज़ वन वे फॉरवर्ड विच इज़ डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड दी ऑपोजिशन। आप एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, इंकरेज करें दोनों पार्टियां एक दूसरे को कि हम इस चीज़ को रोकेंगे, डिस्करेज करेंगे। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और हुमायूं साहब इस पे आप भी आगे आइए। मैं हर चीज़ पे ये नहीं कहूँगा ये कर सकते हैं, इस पे आप दोनों आगे बढ़े। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, दे आर इन द ड्राइविंग सीट। मैं इनकी जगह हूँ, आज हूँ। मैं सबसे पहले जो कैदी हैं और उनके ऊपर कोई केस अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, पीका लॉ पहले, ठीक है ना, नहीं किसी चीज वो मैं देखिए ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। पीका लॉ इज अ सिम्टम एंड साइन। उसको एड्रेस करने का मतलब है कि आपको सर दर्द है, सर दर्द किस वजह से, आप उसको ठीक करें। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करें, उन लोगों को आप बेल दे दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके केसेस खत्म करें, उनको बेल दे दे, बट लेट देम कम आउट। आप ऐसे काम करें कि जिससे पता चले कि यू आर सीरियस इन टॉकिंग टू। फियर, अगर दिल में कुछ खौफ है, उस खौफ की बेसिस पे ये चीजें ना करें। हम लोग पाकिस्तान के लिए आगे निकले। अगर कोई खौफ है, सारे लीडर्स बैठे, सारे चैनल्स वाले सामने हो और आपस में बैठ के ये नहीं, बंद कमरे में फैसला करना पड़ेगा। चैनलों पे लास्ट मिनट बंद कमरों में नहीं, ओपन होना चाहिए। मुस्तफा नवाज कुकर साहब, यू मस्ट एंगेज, यू टू पार्टी सर, उसका रास्ता आपको ही निकालना है। मुस्तफा साहब। मलिक साहब, ग्रैंड डायलॉग की एक ज़रूरत तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हुकूमत जिनके पास इख्तियार है और ताकत है, उनको इस तर्ज अमल से रुकना पड़ेगा जो 26 नवंबर को हुआ।
जब तक आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं करेंगे तो आप उस टारगेट पे, उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हुकूमत ने कोई एक मौका जब से ये हुकूमत में आए इन्होंने ज़ाया नहीं किया अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए, मीडिया की फ्रीडम्स को कर्टेल करने के लिए, जुडिशरी को कॉन्कर करने के लिए। ये एक अथॉरिटेरियन, हम अब एक अथॉरिटेरियन रजीम है पाकिस्तान में। इस वक्त एक अमराना निज़ाम चल रहा है। इकॉनमी का वो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उसमें पहले पाकिस्तान स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसी की कैटेगरी में था, फिर इनके दौर के अंदर हाइब्रिड में चला गया और आज पाकिस्तान अथॉरिटेरियन रिजीम्स में दुनिया भर में गिना जा रहा है। तो ये हमारे लिए बतौर माशरा भी एक बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है कि ये हम 76 सालों में हमने यहां पर पहुंचना था। हमने अगर मुल्क को अपने तब्दील करना है, इन 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है, 50% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जा चुका है, यानी कि आधा पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा और हमारे सियासी झगड़े नहीं खत्म हो रहे। जिन लोगों ने मुंतखब किया है वो इस काम के लिए नहीं मुंतखब किया, उन्होंने तो अपने मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया। बैरिस्टर अकील साहब, मुस्तफ़ा नवाज साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।